प्यारे छात्रों, पिछले वीडियो में जैव विकास नाम के पाठ पर चर्चा चल रही थी और उसमें मैंने आपको अनुकूली विकिरण के बारे में बताया था। एक बार फिर उसे रिपीट कर रहा हूँ मैं। जब कोई एक पूर्वज जाति के जीव जब विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र के जीवों में अपने अपने क्षेत्र के वातावरण के अनुसार बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं। ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है, अपसारी विकास। और इसके कारण जो पूर्वज जाति है उसकी मूल समष्टि अनेक नई समष्टियों में विभाजित हो जाती है। इसे ही हम अनुकूली विकिरण कहते हैं। और इस प्रकार पृथक हुई प्रत्येक समष्टि नई जाति में विकसित हो जाती है। और इसमें मैंने उदाहरण बताया था, जैसे डार्विन की फिंचें या ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। अब बात आती है जैव विकास के सिद्धांतों की। जैव विकास के मुख्य रूप से 3 सिद्धांत हैं। इनमें एक है लेमार्क का सिद्धांत, दूसरा है डार्विन का सिद्धांत और तीसरा है उत्परिवर्तनवाद, जो ह्यूगो डी व्रीज के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एक एक करके हम इन सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं। पहले बात करते हैं लेमार्कवाद की। लेमार्कवाद को हम उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। ये नोट कर लें, लेमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत एक ही बात है। लेमार्क ने एक पुस्तक जिसका नाम है फिलॉसफी जूलॉगिक, ये नाम नोट करें। कभी कभी आ जाता है कि लेमार्क ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो नाम लिख लें फिलॉसफी जूलॉगिक। फिलॉसफी जूलॉगिक नाम की एक पुस्तक लेमार्क ने लिखी और उस पुस्तक में उसने बताया कि जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के प्रभाव से वो बहुत सारे लक्षणों को एक्वायर करता है, उपार्जित करता है। और यही उपार्जित लक्षण उसकी संतानों में पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे एक नई जाति बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी अंग का अधिक उपयोग किया जाए तो वो अंग विकसित हो जाता है और विकसित होकर के वो संतान में पहुंच जाता है
और जिस अंग का उपयोग कम होता है वो धीरे धीरे ह्रासित हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने, लेमार्क ने, सांप में पैरों के नष्ट होने का कारण बताया। उन्होंने कहा जब सांप बिलों में घुसते थे तो उनके पैर उन्हें बिल में घुसने में बाधा उत्पन्न करते थे, लिहाजा उन्होंने अपने पैरों का उपयोग कम कर दिया और धीरे धीरे सांपों में पैर नष्ट होते चले गए और अब सांप में पैर नहीं पाए जाते। ठीक इसी तरीके से उन्होंने जिराफ की गर्दन लंबी होने का कारण भी बताया। वास्तव में उनके अनुसार, लेमार्क के अनुसार, पहले छोटी गर्दन वाले जिराफ हुआ करते थे, लेकिन वातावरणीय परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि पृथ्वी पर घास आदि नहीं रही, तो जिराफ ने ऊंचे पेड़ की पत्तियों को खाना शुरू किया, जिसमें उसे उचकना पड़ा ऊपर की तरफ। लिहाजा जिराफ को गर्दन का प्रयोग ज़्यादा, उचकने के लिए गर्दन का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ा और उसकी गर्दन लंबी हो गई और ये लक्षण उनकी संतानों में पहुंचता चला गया और आज लंबी गर्दन वाले जिराफ पाए जाते हैं। इस सिद्धांत की बहुत आलोचना हुई लेमार्कवाद की, और उसके बाद एक इस सिद्धांत को बल देने के लिए एक नियो लेमार्किज्म नाम से एक सिद्धांत और दिया गया बाद में। उसमें यह कहा गया कि भाई जो आनुवंशिक और वंशागति के सिद्धांत हैं उनसे ये स्पष्ट हो गया कि जो उपार्जित लक्षण जीव के जीनोटाइप में पहुंच जाते हैं वे वंशागति द्वारा अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं और विकास करने में सहायता करते हैं। हर लक्षण ना तो जीन में पहुंच पाता है, जीनोटाइप में पहुंच पाता है, और ना ही वो वंशागत हो पाता है। लिहाजा प्रत्येक लक्षण संतानों में नहीं पहुंच पाता। ये नव लेमार्कवाद कहलाया, नियो लेमार्किज्म कहलाया। दूसरा जो सिद्धांत था विकास के संबंध में वो था डार्विनवाद। डार्विन के बारे में शुरू में ही मैंने बताया था कि उसने बहुत ही कम आयु में 22 साल की उम्र में HMS बीगल नाम के जहाज़ पर पूरे विश्व के लिए वो समुद्र यात्रा की और उसने निष्कर्ष निकाला कि प्रकृति द्वारा योग्यतम का चयन होता है। यानी उसका जो डार्विन का सिद्धांत था वो प्राकृतिक वर्णवाद था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत था। इसी सिद्धांत को हर्बर्ट स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक ने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत कहा। डार्विन ने भी एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय नेचुरल सिलेक्शन, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीव जातियों की उत्पत्ति। डार्विन ने जीवन संघर्ष के बारे में समझाया कि जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों से संघर्ष करना पड़ता है। और जब जीव संघर्ष करते हैं तो उसमें जो बहुत सारे जीव नष्ट हो जाते हैं संघर्ष में ही, और जो अपने आप को प्रकृति के प्रति अनुकूलित कर लेते हैं या प्रकृति
के संघर्ष में जीत जाते हैं उन्हें ही प्रकृति जीवित रहने देती है। और वो जब जीवित रहते हैं तो प्रकृति के संघर्ष में उन्होंने जो लक्षण एक्वायर किए थे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। अब बाद में चल कर के जो नव डार्विनवाद था वो विकसित हुआ। उसमें ये कहा गया कि भाई लैंगिक जनन करने वाले जीवों की संतानों में विभिन्नताएं होती हैं और ये विभिन्नताएं उत्परिवर्तन के कारण डीएनए में हुए परिवर्तनों के कारण होती हैं। एक जाति के जो विभिन्न समूह जो प्रजनन व्यवहार की दृष्टि से या प्रजनन काल की दृष्टि से भिन्न हो सकते हैं और उनके बीच में जब भिन्नता आ जाती है तो लैंगिक पृथक्करण हो जाता है और इसके फलस्वरूप वो अलग अलग जातियां हो जाती हैं। बीजमान ने जनन द्रव्य जर्म प्लाज्म में परिवर्तन की परिकल्पना दी और उस परिकल्पना से लेमार्क की बहुत कड़ी आलोचना की और उससे डार्विन के सिद्धांत को ज़्यादा ताकत मिली। अब यहाँ एक सिद्धांत और आता है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। यहाँ ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा आपके कोर्स में, लेकिन ये सब सिद्धांतों के बारे में मैंने इसलिए शॉर्ट में इन आउटलाइन आपको समझा रहा हूँ। मैं फ़िलहाल थोड़ा सा पढ़ लें और कोशिश करें कि मेरे जो द्वारा दिए गए आपको चीज़ें हैं उन्हें नोट करते जाएं। इनमें जो तीसरा सिद्धांत है वो ह्यूगो डी विरीज के द्वारा दिया गया था, उत्परिवर्तन सिद्धांत। ह्यूगो डी विरीज ने एक विशेष प्रकार का पौधा जिसे हम इवनिंग प्रिमरोज नाम याद रखें, इवनिंग प्रिमरोज, ये एक पौधा था। इसका वैज्ञानिक नाम है आइनोथोरा लेमार्कियाना। आइनोथोरा, क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि किस पर प्रयोग किए ह्यूगो डी विरीज ने, तो आपको ध्यान रखना है आइनोथोरा लेमार्कियाना पर उसने अपने प्रयोग किए। या इवनिंग प्रिमरोज पर उसने अपने प्रयोग किए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस पौधे पर उन्होंने अपने प्रयोग किए और बताया कि बहुत सारे परिवर्तन अचानक उत्पन्न हो जाते हैं। इन परिवर्तनों को ही हम म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। और उसने बताया कि विकास जो है वो धीरे धीरे प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप न हो करके, बल्कि ये जो उत्परिवर्तन हो रहे हैं, इन उत्परिवर्तनों से होता है। सामान्य रूप से उत्परिवर्तन के कारण अचानक ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं कि नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। अब इसके बाद एक इसमें है हार्डी-बीनबर्ग का नियम। हार्डी-बीनबर्ग सिद्धांत बताता है कि एक जीव संख्या में
अलील जो युग्म विकल्पी थे वो और उनके लोकस स्थिर होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। सामूहिक रूप से आबादी के जीन पूल का निर्माण होता है। एक बड़ी आबादी, किसी भी जीव की एक बड़ी आबादी का जीन पूल अपरिवर्तित रहता है। वो तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक विकास को प्रेरित करने वाले कारक जैसे जीनी अपवहन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, पारगमन, क्रॉसिंग ओवर, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन उसको प्रभावित नहीं करते। ये हार्डी-बीनबर्ग का सिद्धांत था। तो आज इतना ही।